हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हम लोग पिछले क्लास में जेनेटिक्स कर रहे थे। आज मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस से आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा, जो एक आप उसको मोटिवेशन के तौर पे भी ले सकते हैं। बात यह है कि एक गधा और एक बाघ दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन दोनों किसी बात को लेकर के झगड़ा करने लगे, और बात दरअसल ये थी कि गधे ने बोला कि जो घास का कलर है वो ब्लू है, और बाघ बोला कि नहीं, घास का कलर हरा है। अब ये बातें गधे ने अपने ईगो पे ले लिया। उसने क्या किया, ये जाके शिकायत राजा से कर दिया। अब भाई जंगल का राजा शेर, उससे जाके शिकायत कर दिया कि देखो आपका जो ये बाघ है वो बोलता है कि घास का जो कलर है वो क्या है, हरा है, जबकि घास का कलर तो ब्लू होता है। तो राजा ने बुलाया बाघ को। तो शेर ने बोला, जो जंगल का राजा था, कि हाँ भाई गधे, बता क्या बात है। तो बोला कि राजन, मैं तो आपको बता चुका हूँ, ये देखिए ये कैसा उल्टा पुल्टा बात बोलता है कि घास का कलर हरा है, जबकि मैं तो रोज़ घास खाता हूँ। तो गधे ने बोला कि बात तो तू सही, जंगल के राजा ने बोला गधे को कि बात तो तू सही बोल रहा है। तो बाघ शेर को, जंगल के राजा को बहुत आश्चर्य भरी निगाह से देखा और सोचने लगा कि भाई ये तो जंगल का राजा है, इसको भी मालूम है कि घास का कलर हरा होता है, फिर ये गधे का साथ क्यों दे रहा है। फिर गधा वो बात सुन करके बहुत खुशी से उछल पड़ा और जंगल के राजा को बोला कि राजा, इस बाघ को सजा होना चाहिए। तो शेर ने बोला कि हाँ, बात तो तू सही बोल रहा है, इसको सजा तो मिलना चाहिए। तो तुम एक काम करो, तुम जाओ, मैं इसको सजा सुना दूंगा। तो गधा बोला कि ठीक है। अब गधा हंसते गाते नाचते, उसको लगा कि जग जीत लिया उसने बाघ को गलत करवा करके, ठीक है, और हंसते गाते वो अपने घर लौट गया। तो बाघ ने जंगल के राजा से पूछा कि राजन, आपको भी मालूम है कि घास का कलर जो है वो हरा होता है, फिर भी आपने गधे का साथ क्यों दिया और मुझे सजा क्यों दे रहे हैं आप। तो राजा ने बोला कि सजा तुम्हें इसलिए नहीं मिल रहा है कि तुम सही हो, सजा तुमको इसलिए मिल रहा है कि तुम अपना वक्त किसके साथ बर्बाद कर रहे हो। तुम तो समझदार हो ना, वो तो गधा है ही, तुम उसके साथ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, सजा तुमको इस बात का मिलेगा। तो इसी तरह बच्चों, हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो हमारी मानसिक स्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं, या हम खुद बदलना शुरू हो जाते हैं उनके अकॉर्डिंग। इसीलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो कि पॉजिटिव हो, एक नई सोच रखते हो, एक नई ऊर्जा रखते हो, जिनके लिए हर चीज़ जो होता है वो, जिनके लिए हर चीज़ में वो पॉजिटिव ढूंढते हैं, ना कि नेगेटिव ढूंढते हैं। इसीलिए इस चीज़ों से आपको सीखना होगा कि आपको संगति भी वैसे ही लोगों के साथ रखना होगा जो जीवन में एक नई ऊंचाई, एक नई रोशनी को हर मुसीबत में वो देख लेते हैं और वो आगे बढ़ जाएंगे। बहरहाल, कल हम लोग जेनेटिक्स पे थे। तो जेनेटिक्स में हम लोगों ने बेसिकली क्या किया था, तो हम लोगों ने किया था इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, है ना, जिसमें हम वेरिएशन का दो टाइप आपको बता चुके थे, सोमैटिक वेरिएशन एंड जर्म सेल वेरिएशन। नाउ अब जो है वेरिएशन जो है, आपको मालूम है कि वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन। तो वेरिएशन का कॉज क्या था, तो एनसीईआरटी में एक इंपॉर्टेंट लाइन दिया है कि वन ऑफ द causes of variation was hidden in
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दिया हुआ है कि वेरिएशन का कॉज क्या है। वो तो जनरल कॉज हो गया। एनसीईआरटी में एक कॉज दिया हुआ है कि वन ऑफ द कॉज ऑफ वेरिएशन was hidden in sexual reproduction, यानी वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो पार्टनर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें क्या होते हैं, ये वेरिएशन का रीजन हो सकता है। ठीक है, अब देखो, आप अगर एनसीईआरटी में एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिया है साहिवाल काऊ का। किसका दिया है? साहिवाल काऊ का। तो बेसिकली साहिवाल काऊ जो है ये कहाँ डेवलप हुआ था, तो आपको याद रखना होगा, डेवलप्ड इन पंजाब। ठीक है, कहाँ डेवलप हुआ था? डेवलप इन पंजाब। कौन सा प्रोसेस था? बाय आर्टिफिशियल सेलेक्शन एंड domestication, artificial selection and domestication। ठीक है, from ancestral wild cows। ठीक है, ancestral wild cow मतलब कहने का मतलब नील गाय से। ठीक है, तो आप ये चीजें देख लो कि ये बहुत पहले हो चुका था साहिवाल काऊ का डेवलपमेंट, जो कि पंजाब में डेवलपमेंट हुआ था आर्टिफिशियल सिलेक्शन से एंड डोमेस्टिकेशन। किसके? फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काऊ। चलो आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो मेंडल्स, जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया था कि मेंडल्स जो है 22 जुलाई 1822 को जन्म लिया था। कहाँ बर्थ हुआ था उसका लॉ पब्लिश हुआ था 1865 में। ये सब हम पिछले क्लास में डिस्कशन कर चुके थे। बेसिकली वो 1884 में डाई कर गया था। ठीक है, तो वो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसकी कहानी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो मेंडल्स ने क्या सेलेक्ट किया था? किस पे वर्क किया था? गार्डेन पी पे। किस पे वर्क किया था? गार्डेन पी पे, जिसको हम बोलते हैं पीसम सैटिवम। ठीक है, कितने साल? 7 इयर्स, यानी 1856 से लेकर के 1863 तक। कहीं कहीं 65 भी दिया हुआ है। तो ठीक है, बेसिकली एनसीईआरटी में जो दिया है वही हम फॉलो करेंगे। उसके बाद कितने कैरेक्टर्स? 7 कैरेक्टर्स। ठीक है, कितने क्रोमोसोम? 7 पेयर्स ऑफ chromosomes are present in P। यानी कहने का मतलब 2n = 40, n = 7। ठीक है, ये चीजें थी, समझ में आई बात? अब जैसे आप देखो, बेसिकली ये मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल ने क्या सेलेक्ट किया था? गार्डेन पी, जिसको हम पीसम सैटिवम बोलते हैं। 7 इयर्स उनका वर्क चला, है ना? कितना वर्क चला? 7 इयर्स वर्क चला। समझ में आई बात? दूसरी चीज, मेंडल्स ने क्या किया था? तो मेंडल्स ने सबसे पहले 7 इयर्स वर्क किया था मेंडल्स ने, है ना? 7 कैरेक्टर लिया था, 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम लिया था, जो कि पी प्लांट में है। 2n = 14, n =
7। समझ में आई बात। दूसरी चीज क्या है, मेंडल्स का जो वर्क था, अब बात यह है कि ये 7 कैरेक्टर्स जो उन्होंने लिया था, ठीक है, वो 7 कैरेक्टर्स बेसिकली जो उन्होंने लिया था वो क्या था। अगर हम बात करें एक्चुअल डाटा की, ठीक है, तो एक्चुअल डाटा जो उन्होंने लिया था वो था बेसिकली, आपको ये चीजें याद रखनी होगी, ठीक है, कि कैरेक्टर्स डोमिनेट ट्रेट, और दूसरा क्या था, रिसेसिव ट्रेट, है ना। अब अगर हम बात करें, ठीक है, एक चीज और, यहाँ क्रोमोसोम नंबर भी मैं लास्ट में बताऊंगा, हम यहाँ पे कर देते हैं रिसेसिव ट्रेट की बात कर देते हैं, और यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर की बात कर देंगे, ठीक है, जो कि लास्ट में बताऊंगा। अब जैसे सीरियल नंबर, हम पहला कैरेक्टर की बात करेंगे। पहला कैरेक्टर, तो पहला कैरेक्टर जो था वो क्या था, स्टेम हाइट, है ना। पहला कैरेक्टर क्या था, स्टेम हाइट। तो पहला कैरेक्टर जो स्टेम हाइट इन्होंने लिया था उसमें डोमिनेंट क्या था, तो डोमिनेंट जो था वो था टॉल, क्या था, टॉल। और रिसेसिव कैरेक्टर क्या था, ड्वार्फ, है ना, ये याद रखना। दूसरा कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर, चौथा कैरेक्टर, पांचवा कैरेक्टर, छठा कैरेक्टर, सातवां कैरेक्टर, ये 7 कैरेक्टर मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरा कैरेक्टर इन्होंने लिया था सीड शेप, ठीक है, तो सीड शेप डोमिनेंट में इन्होंने लिया था राउंड, कैपिटल आर, कैपिटल आर, और रिसेसिव कैरेक्टर इन्होंने लिया था रिंकल्ड, स्मॉल आर, स्मॉल आर। तीसरा कैरेक्टर इन्होंने लिया था सीड कलर, तो सीड कलर इन्होंने लिया था येलो डोमिनेंट और रिसेसिव ग्रीन। चौथा कैरेक्टर इन्होंने लिया था पॉड कलर, पॉड कलर में जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, ग्रीन क्या बन जाएगा, डोमिनेंट, और येलो क्या बन जाएगा, रिसेसिव, ठीक है। पांचवा कैरेक्टर इन्होंने लिया था पॉड शेप, तो पॉड शेप में डोमिनेंट कैरेक्टर था इन्फ्लेटेड या फुल, ठीक है, और रिसेसिव कैरेक्टर था कॉन्स्ट्रिक्टेड। छठा कैरेक्टर था फ्लावर कलर, ठीक है, डोमिनेंट वायलेट, रिसेसिव व्हाइट, और सातवां कैरेक्टर था फ्लावर पोजीशन, तो फ्लावर पोजीशन डोमिनेंट, एक्सियल, रिसेसिव, टर्मिनल। तो बेटा इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा रिसेसिव कैरेक्टर है, कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो ये चीजें आपको याद रखना होगा। समझ में आई बात। जैसे इसको हम इस तरीके से डेजिग्नेट करते हैं, समझ में आई बात। अब जैसे हम बात करते हैं कि स्टेम हाइट, तो स्टेम हाइट यानी लेंथ ऑफ प्लांट की बात हो रही है। स्टेम हाइट कहने का मतलब क्या हो गया, लेंथ ऑफ प्लांट की बात हो रही है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर उसका क्या है, टॉल, और रिसेसिव कैरेक्टर क्या है, ड्वार्फ, और ये कितने नंबर क्रोमोसोम पे होते हैं, 4th नंबर क्रोमोसोम पे, याद रखना। दूसरा कैरेक्टर है सीड शेप, ठीक है ना, दूसरा कैरेक्टर है सीड शेप,
तो सीड शेप में डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है? राउंड, और दूसरा कैरेक्टर रिसेसिव क्या है? रिंकल्ड। तो सीड शेप जो है वो 7th नंबर के क्रोमोसोम पे है। और तीसरा कैरेक्टर है सीड कलर। तीसरा कैरेक्टर सीड कलर, तो सीड कलर जो है येलो डोमिनेंट, ग्रीन रिसेसिव, ये पहला क्रोमोसोम पे है, फर्स्ट क्रोमोसोम पे। चौथा कैरेक्टर है पॉड कलर, ठीक है, पॉड कलर। तो पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट, रिसेसिव, येलो, तो ये कितने नंबर क्रोमोसोम पे है? 5th नंबर पे। तो पांचवा कैरेक्टर है पॉड शेप। तो पॉड शेप जो है, यानी कहने का मतलब शेप ऑफ पॉड, तो शेप ऑफ पॉड जो है क्या है? इन्फ्लेटेड है ना, क्या है? इन्फ्लेटेड, अनकंस्ट्रिक्टेड। ये कितने नंबर क्रोमोसोम पे है? 4th नंबर। और छठा है फ्लावर कलर, यानी कलर ऑफ फ्लावर। तो ये डोमिनेंट है वायलेट और रिसेसिव है व्हाइट। तो फ्लावर कलर जो है ये कितने नंबर क्रोमोसोम पे है? 1st नंबर। और लास्ट जो है हमारा फ्लावर पोजीशन, तो फ्लावर पोजीशन जो है एक्सियल एंड टर्मिनल, तो ये कितने नंबर क्रोमोसोम पे है? 4th नंबर। तो आप एक चीज देखोगे, ठीक है, कि दो जीन कितने नंबर क्रोमोसोम पे है? 1st पे है, ठीक है। दो जीन कितने नंबर क्रोमोसोम पे है? 1st पे। और 3 जीन कितने नंबर पे है? 1, 2, 3, 3 क्रोमोसोम पे। समझ में आई बात? यानी अब अगर हम बात करें, आप यहां पे देखोगे तो एक चीज याद रख लेना, इसको कंक्लूड कौन किया था? एस ब्लिश ने कंक्लूड किया था। तो आप यहां पे एक चीज देखो, अब ये जो जीन है ये काफी दूरी पे होते हैं, ठीक है, इसीलिए मेंडल साहब ने कभी भी लिंकेज के बारे में बात नहीं किया। समझ में आई बात? कभी भी लिंकेज के बारे में मेंडल साहब ने बात नहीं किया। अब यहाँ पे देखो पी प्लांट में, आप यहाँ पे देखो सीड कोट कलर है ना, ठीक है, सीड कलर, और दूसरा फ्लावर कलर, यानी ये देखो सीड कलर और ये फ्लावर कलर, ये दोनों रेगुलेटेड हो रहे हैं 1 नंबर क्रोमोसोम से। किससे रेगुलेटेड हो रहा है? 1 नंबर क्रोमोसोम से। समझ में आई बात? यानी रेगुलेटेड बाय सेम जीन। तो उस जीन को हम क्या बोलेंगे? यानी कहने का मतलब जीन विच कंट्रोल मोर देन 1 फैक्टर इज नोन एज प्लियोट्रॉपिक जीन। क्या उसको बोलते हैं? प्लियोट्रॉपिक जीन। क्लियर है? अब दूसरी चीज है कि आप यहां पे देखो कि सीड शेप में राउंड तो ऑब्टेन हो गया, लेकिन रिंकल्ड मेंडल साहब ने ऑब्टेन किया। तो रिंकल्ड वो कैसे ऑब्टेन किया? रिंकल्ड ऑब्टेन करने के पीछे रीजन क्या था? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसबीई इंजाइम, यानी स्टार्च ब्रांचिंग इंजाइम इसमें नहीं था, ठीक है ना, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम इसमें प्रेजेंट नहीं था, जिसके कारण सीड क्या हो गया? रिंकल। अब पूछोगे कि स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम क्या करता है? तो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम क्या करता है कि रिंकल सीड में फ्री शुगर जो होते हैं ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं स्टार्च के कंपैरिजन में, क्योंकि वो एंजाइम ही नहीं है तो स्टार्च होगा कहाँ पे? समझ में आई बात? तो ये चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पे देखो 3 कैरेक्टर 4th नंबर क्रोमोसोम पे है ना, 2 कैरेक्टर 1 नंबर क्रोमोसोम पे, और 7th पे सिंगल कैरेक्टर। तो कहने का मतलब क्या है कि क्रोमोसोम कौन कौन है हमारा? 1, 4th, 5th, 7th, 4 क्रोमोसोम, 1, 4th, 5th, 7th। क्लियर है? तो ये हमारा जो कैरेक्टर मेंडल साहब ने लिया था उसके बारे में। अब इन लोगों का आप एवरेज भी निकालोगे तो भी इनका रेशियो जो है वो 3:1 आएगा, जो कि कैलकुलेटेड पार्ट है। समझ में आई बात? वो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे ये चीजें समझ में आ गई बात। अब क्लियर है। अब देखो कि
आप यहां पे एक चीज देखो, वन जीन, वन इंजाइम, वन कैरेक्टर, वन जीन, वन इंजाइम, वन कैरेक्टर। अब जैसे मान लो हम बात करते हैं टी जीन की, किसकी बात कर रहे हैं? टी जीन की। समझ में आई बात? तो टी जीन की बात कर रहे हैं तो इसका कैरेक्टर क्या होगा? स्टेम हाइट का। टी जीन की बात हो रही है तो इसका कैरेक्टर क्या होगा? स्टेम हाइट। समझ में आई बात? अब इसकी एलील्स की बात करते हैं। एलील्स का मतलब होता है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। तो इसके एलील्स यही दो हो जाएंगे, इसके एलील्स यही हो जाएंगे, एलील पेयर अलग, एलील्स यही हो जाएंगे, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, एक एलील्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टॉल को। ठीक है, और एक एलील्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ड्वार्फ को। समझ में आई बात? एक एलील्स दोनों स्टेम हाइट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक टॉल है, एक ड्वार्फ है। तो ये टॉल एंड ड्वार्फ क्या हो जाएंगे? ट्रेट हो जाएंगे। और कैरेक्टर क्या है हमारा? स्टेम हाइट। तो ट्रेट और कैरेक्टर में कंफ्यूज मत होना। ट्रेट हमारा क्या है? टॉल एंड ड्वार्फ, और कैरेक्टर क्या है? स्टेम हाइट। समझ में आई बात? समझ में आई बात? और T and capital T and a small t, that is a alternative form of gene, that is known as a alleles। समझ में आई बात? और एलील्स पेयर हमारा हो जाएंगे ये हमारा क्या हो जाएगा? एलील्स पेयर। ये क्या हो जाएंगे? हमारे एलील्स पेयर। समझ में आई बात? ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? एलील्स पेयर। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। क्लियर है? समझ में आई बात? बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट सेगमेंट में करेंगे। ओके, थैंक यू।